चैप्टर 5 का कुछ और क्वेश्चन है। नाइट्रोसोमोनस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन में भाग लेता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ने पूछा है। क्लोरीन युक्त कीटनाशक जो दवा है, यह वातावरण में अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन की संभावना को बढ़ा देता है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। क्लोरीन युक्त कीटनाशक दवा ये जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन को बढ़ाता है। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट की एक विलुप्त प्रजाति है, वो है लायन टेल्ड मैकक। लायन टेल्ड मैकक पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है। स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया ये अमोनिफिकेशन में सहायता करता है। अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन दो तो भाग था, तो अमोनिफिकेशन में स्यूडोमोनास बैक्टीरिया सहायता करता है। यूट्रोफिकेशन जो क्रिया है ये जल प्रदूषण के कारण होता है। इसके बारे में विस्तार से बताया गया है पहले। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल प्रदूषण जो होता है उसके कारण क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन, इससे मार्शी लैंड बनता है। जलदापाड़ा अभयारण्य में गैंडा का संरक्षण हो रहा है। राइनो है, रिनोसर्स, इसका संरक्षण जलदापाड़ा सेंचुअरी में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की एक विशेषता ये है कि इसमें पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य एवं अन्य जीव संप्रदाय का संरक्षण किया जाता है। उसके प्राकृतिक आवास में इसको रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। यह इन सिटू कंजर्वेशन का ही एक भाग है। नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में बदला जाता है। नाइट्रिफिकेशन क्रिया में बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। हम लोग जो पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी वगैरह, कोका कोला, थम्स अप है, इसके निर्माण में जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत शुद्ध जल है, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्रायो प्रिजर्वेशन यह एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन में था। इसमें बीजों को नहीं, ये इसमें का नहीं है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीका है। ये क्रायो प्रिजर्वेशन एक तरीका है बीज बैंक में रखने का। तो इसमें बीजों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। नहीं, ये सही है। ये इन एक्स सिटू कंजर्वेशन ही है। उसी का थर्ड, पहला भाग था इसमें चिड़िया खाना, दूसरा था ये बोटनिकल गार्डन, और तीसरा था क्रायो प्रिजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन सही है ये। इसमें बीजों को या भ्रूण को रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। धान के खेत द्वारा जब वो सड़ता गलता है या जला जाता है तो उसमें मीथेन नामक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होता है जो हमारे वातावरण को गर्म करता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में चापामारी में है। ये कुछ और अपन उदाहरण याद कर लेना है। बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल के चापामारी में है। सिंगलीला नेशनल पार्क में रेड पांडा को रखा गया है। सिंगलीला नेशनल पार्क में रेड पांडा को रखा गया है। अब कुछ बड़ा क्वेश्चन है जो 3 नंबर वाला आता है। तो इसमें एक है अभयारण्य में, सेंचुअरी में प्रतिबंधित क्या क्या है, हम लोग उसमें क्या क्या मना किया जाता है। तो इसमें पहला है वृक्ष को काटना मना है। हम बिना आदेश का, सरकारी आदेश का वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। उसके में तालाब है, जो गड्ढे हैं, उसमें मछली मारना मना है। जंतुओं, छोटे मोटे जंतुओं का हम शिकार नहीं कर सकते हैं।
और वाहन जो उसमें जाते हैं लोग को घुमाने के लिए, उनके हॉर्न बजाने पर भी प्रतिबंध है। तो ये अभयारण्य में ये 4 चीज़ें प्रतिबंधित हैं। अगला एक बड़ा क्वेश्चन है जो माध्यमिक परीक्षा 20 में आया है। मानव क्रियाकलापों का नाइट्रोजन चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये चक्र है, इस पर हमारी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो इस क्रिया को प्रभावित करती है? उसमें 6 पॉइंट किया गया है। पहला है नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खादों से, जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें नाइट्रोजन है, मिट्टी की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ सॉइल जो है ये बढ़ जाती है। एसिड रेन पहले बताया गया है। अम्ल वर्षा, यह जल और मिट्टी की अम्लीयता को बढ़ाता है, जो नाइट्रोजन चक्र में इसकी भूमिका हो जाती है। कीटनाशक दवाएं, इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये दवाएं हैं, इनमें नाइट्रोजन रहती है जो मिट्टी और जल को दूषित करते हैं। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होती है, विनाइट्रीकरण, इससे N2O उत्पन्न होता है जो ऊपर जाकर ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ओजोन परत को नष्ट करने से अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आकर पृथ्वी के तापक्रम को बढ़ा देती है। और अंतिम पॉइंट है नाइट्रोजन युक्त कीटनाशक दवाएं जो हैं, ये यूट्रोफिकेशन को बढ़ाता है, जिससे मार्सी लैंड, दलदल भूमि की मात्रा, क्या इसका जो ये विस्तार है ये अधिक होता जा रहा है। तो ये सब हमारे नाइट्रोजन साइकिल को प्रभावित करता है। अगला है, ये भी 3 नंबर का आया हुआ है, पॉल्यूटेंट, जिसको हम लोग प्रदूषक कहते हैं, जो मानव को प्रभावित करता है, उसमें कुछ कुछ नाम दिया हुआ है। पहला नाम है नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, ऐसे कीड़ा मकोड़ा मारने वाला दवा जो नष्ट नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको हम डालते हैं खेतों में, उसके बाद ये पौधों में भी आता है मिट्टी के द्वारा। ये फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालता है, मतलब कई प्रकार के रोग फैलाता है। DDT, इसका छिड़काव किया जाता है जो बायो मैग्निफिकेशन कराता है। और कीटनाशक दवाओं से एयर पोल्यूशन भी होता है, जो छिड़कता है तो ये हवा में फैलता है, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। दूसरा है परागकण, पोलन ग्रेन, ये दमा, जिसको अस्थमा कहते हैं, एलर्जी, नाक और कान में खुजलाहट, आँख में तकलीफ, ये परागकण करता है, पोलन ग्रेन करता है। स्वास्थ्य केंद्र जो हेल्थ सेंटर है, ये अपना कुछ हानिकारक पदार्थ निकाल देता है, फेंक देता है, इसके वजह से ये मिट्टी में आकर ट्यूबरकुलोसिस, TB, कोलेरा, जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण कराता है। ये हेल्थ सेंटर से निकलने वाला कचरा पदार्थ जो बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद एक पूछा है फॉस्फेट और नाइट्रेट युक्त रासायनिक खाद, जो केमिकल फर्टिलाइजर है जिसमें फॉस्फेट है और नाइट्रेट है, ये क्या करता है, जल में यूट्रोफिकेशन करता है, पहला काम। इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मरने लगते हैं तथा जल भी जहरीला हो जाता है, ये जो रासायनिक खाद से, जिसमें फॉस्फेट और नाइट्रोजन है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है, यह मुख्य एयर पोल्यूटेंट है, इसको पहले बताया गया है। यह ओजोन परत को नष्ट करता है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ये बताए हैं पहले भी। और यह हमारे शरीर में हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को, हार्ट को, हृदय को, किडनी को भी ये प्रभावित करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा, इंसोम्निया, इसमें नींद कम आती है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और बहरापन, डीपनेस, ये कभी कभी ये आंशिक और कभी कभी पूर्ण बहरापन भी होता है, ये ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण 2 ठो लिखा हुआ है, इसमें
जल में यदि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो मछलियाँ मरने लगती हैं और मछलियाँ मरकर जल के ऊपरी भाग में तैरने लगती हैं। और जल प्रदूषण के कारण मगरमच्छों की संख्या में भी कमी आती जा रही है। इनकी संख्या भी कम रही है क्योंकि जल प्रदूषण से उनका शरीर उसको सहन नहीं कर पाता है। वायु प्रदूषण से फेफड़े की श्वास नली है ये फूलने लगती है, जिससे हमें सांस लेने में कष्ट होता है और सांस संबंधी रोग उत्पन्न होता है। कीटनाशक दवाओं का जो हम प्रयोग करते हैं तो इससे परागण में सहायता करने वाले कीट पतंग, पहले बताए हैं कि कीड़े मकोड़े ही परागण पॉलिनेशन में सहायता करते हैं, तो कीड़े मकोड़े ये मर जाते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे परागण में भी असुविधा होती है। तो ये कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के कारण होता है। एक और क्वेश्चन है, कैंसर होने के पर्यावरणीय कारक कौन कौन से कारक है जो कैंसर उत्पन्न करते हैं? तो पहला है वातावरण में व्याप्त विषैला रासायनिक पदार्थ जैसे निकोटीन, कैफीन और कोयला के जलने से तथा गाड़ी के धुआं में उपस्थित हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये कुछ कारक हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, इनके वजह से कैंसर होता है। इसके अलावा जो धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, स्मोकिंग है, उससे फेफड़े, मुख और गला तथा लैरिंग्स, इसमें कैंसर होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनके रेडिएशन से भी कैंसर होता है। तो ये 3 पॉइंट दिया है कैंसर होने के पर्यावरणीय कारण। इसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क है, गुजरात का गिर जंगल है, तो उसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संख्या बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। उन उपायों को बारे में, उनके उपायों के बारे में बताना है। ये भी शायद 21 या 22 में आया हुआ है। गैर कानूनी शिकार, शेरों का गैर कानूनी शिकारों पर रोक लगाया गया। उसमें शेरों के वास स्थान के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, जितना जो पहले उसका बाउंड्री किया गया था उस बाउंड्री को बढ़ा दिया गया ताकि शेर की संख्या बढ़े तो आराम से विचरण कर सके। बीमार शेरों को पहचान कर, वो देखा जाता है कि कौन शेर नॉर्मल नहीं है, बीमार लग रहा है, तो उसको पहचान करके उसका इलाज करना भी इसका कर्तव्य है। इससे इनकी संख्या बढ़ती है। और शेरों के शिकार के लिए समुचित जीवों की आपूर्ति करना, अर्थात शेरों के शिकार के लिए समुचित जीवों की आपूर्ति करना, अर्थात शेर तो मांस ही खाते हैं, तो किन जीवों का मांस खाते हैं उन जीवों को उसमें देना होता है ताकि वो बढ़िया से जी सके, उनको भोजन पूर्ण रूप से मिल सके। बिना अनुमति प्रवेश निषेध किया गया है। उसमें तो पहले से भी है कि उसमें हमें जाना है तो परमिशन लेकर ही जाना है, अपने मन से हम नहीं जा सकते हैं। और इसके लास्ट में एक तो फ्लो चार्ट है, तो उसको धारणा मानचित्र या कॉन्सेप्ट मैप है, इसके द्वारा बताया जा रहा है। तो पॉइंट क्या है उसका, ये सुंदरबन के संबंधित है। मनुष्य के आवास की वृद्धि, जब मनुष्य वहाँ रहने लगा तो सुंदरबन के इकोसिस्टम पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, इसी को कॉन्सेप्ट मानचित्र के द्वारा बताना है। तो इसको बताया गया है मनुष्य के आवास में जब वृद्धि हुआ, पहले लोग रहने लगे, तब वहाँ शहरों का विकास होने लगा, ये शहरीकरण का किया गया। अब शहर का विकास हुआ, उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए और अंदर रास्ते में आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, पेड़ पौधों को काटा गया, उद्योग स्थापित किया गया, वहाँ जो लोग रहेंगे उनको नौकरी के लिए या वहाँ पर जीविका के लिए उद्योग स्थापित किया गया। और उसके लिए स्थलीय भूमि का उपयोग किया गया, तो स्थलीय भूमि का उपयोग करने के लिए फिर वनों की कटाई हुई, वहाँ कृषि किया गया और उससे जंतुओं और वनस्पति के आवास में कमी हुई। वहाँ के जो सुंदरबन के प्राणी थे और पौधे थे वो नष्ट होने लगे, जिससे जैव विविधता की भी क्षति हुई, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचा, प्रदूषण बढ़ता गया और सुंदरबन का इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ गया और संतुलन हो गया। तो इसको एक दिया गया है कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा ऐसे बनाकर दिखाना है। ये भी माध्यमिक परीक्षा में आया हुआ है।